हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के स्टूडेंट हैं, उनके सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो उनका एक सब्जेक्ट हैगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट की कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। सिलेबस में ये बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है जो ये सब्जेक्ट है, ये भी बहुत छोटा सा ही एक सब्जेक्ट है। इसमें आपकी सिर्फ 3 यूनिट्स आ रही हैं। उन्हीं 3 यूनिट्स का जो जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले जो हमारी यूनिट नंबर 1 है उसमें हमारा टॉपिक हैगा बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर आता है हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये इसका एक सबसे बड़ा मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कब एडॉप्ट किया था, मतलब कब आया था ये एक तरीके से एग्जिस्टेंस में, 26 नवंबर 1949 इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली कंटेन, जिसमें क्या है 395 आर्टिकल थे। डिवाइड किया गया था इसे 22 पार्ट्स में और 9 शेड्यूल्स में। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड 93 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन जनवरी 2003। और ये एडॉप्ट कर लिया था नवंबर 26, 1949 में, एप्लीकेबल हो गया था जनवरी 26, 1950 में। उसके बाद से लेकर 2003 जनवरी 2003 तक हम इसमें 93 अमेंडमेंट्स कर चुके थे। इट हैज़ बीन अ मॉडल फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्री, और कई सारे विकसित हो रहे देशों के लिए ये एक तरीके से मॉडल बन गया। सेकंड हैगा हमारा जो इसका फीचर है वो है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 2 टर्म बताई, सोशलिस्ट और सेक्युलर, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 के अंदर जब 42 अमेंडमेंट हुई थी इसमें, उसमें ये सोशलिस्ट और सेकुलर का वर्ड सामने आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब अमेंड किया गया था। सोशलिस्ट मीन्स नेशनलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका नेशनलाइजेशन कर देना, मतलब देशीकरण कर देना, और सभी चीज जो वेल्थ हैगी मतलब इनकम हैगी उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये कहता है हमारा सोशलिस्ट। और सेक्युलर का एम क्या था, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो राज्य हैं उनसे धर्म को अलग कर देना, मतलब एक तरीके से खत्म कर देना, वो कहलाता है हमारा सेक्युलर। ठीक है। नेक्स्ट फीचर हैगा सोवर्निटी रिसाइड इन पीपल। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे आर कस्टोडियन ऑफ द रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर करा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा लाया गया है, और वही इसके कस्टडियन है, वही इसकी गणतंत्रता को संभाल के रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हैगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फीचर हैगा ये भी एक इसका, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट। In a parliamentary form of government, the Prime Minister and Council of Ministers are responsible for all their action to the government, particularly to the lower house लोक सभा। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है उसे कई फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कई लेवल्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे मेन हेड जो ऑर्डर देता है सारे, वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम के लिए गवर्नमेंट के। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि लोकसभा में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है यूनिक बिहाइंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी इसका एक फीचर है। थ्रो इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिजिड एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मतलब रिटर्न लिखित संविधान हैगा, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तरह रिजिड नहीं है, मतलब एक तरीके से प्रतिबंधता नहीं है किसी के ऊपर कि इसको बिल्कुल ही बहुत ही पक्के तरीके से आपको फॉलो करना है। तो इट हैज इनकॉर्पोरेटेड द फ्लेक्सिबल नेचर इन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि जैसे जैसे हमें इसमें बदलाव करने होंगे, फ्लेक्सिबल बना रखा है हमने कि हम इसमें अमेंडमेंट कर सके। जो बाकी अमेरिका वगैरह का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये होता है आप बाद में कोई अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है। ये इसका एक फीचर है। नेक्स्ट हैगा फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स ये भी एक फीचर में ही गिने जाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन थ्रू पार्ट
3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसने सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मतलब संवैधानिक अधिकार, लोगों के पास कुछ राइट्स दे रखे हैं। द फंडामेंटल राइट्स डील्स विद पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, ये पॉलिटिकल और सिविल दोनों के अगेंस्ट डील करते हैं लोगों के साथ। इट गारंटी राइट टू इक्वलिटी, कौन कौन से राइट हैं फंडामेंटल में? राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं सभी सिटीजन्स को एक कंट्री के, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये भी इसका एक फीचर है। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील किसके साथ करता है? सोशल मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और कल्चरल राइट्स के साथ डील करता है। हाउएवर दे आर नॉट जस्टिफाइबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट जबकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में हम इन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब इनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट envisaged in our constitution can only be achieved if the state endeavor to implement them with a high sense of moral duty। स्टेट के वेलफेयर के लिए क्या होता है, अगर उस स्टेट के जो संभालने वाले हैं वो इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हाँ ये राइट्स होने चाहिए, तो फिर इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में अचीव मतलब एक तरीके से इन्फोर्स करवाया जा सकता है, वरना ये इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वाजी फेडरल इन नेचर, द नेचर ऑफ स्टेट इज फेडरल। जो कंट्री हैगी उसका नेचर कैसा है? फेडरल है। इन द सेंस दैट पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फेडरल का मतलब क्या होता है? जब पावर को यूनियन और स्टेट के बीच, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो हम कहते हैं फेडरल। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी अराइज आउट एक्सटर्नली डेंजर, द यूनियन गवर्नमेंट एज्यूम अ यूनिटरी कैरेक्टर एंड द यूनियन इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑल द स्टेट। बट अगर कोई इमरजेंसी अराइज होती है तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो यूनिटरी, एक तरीके से पूरी पावर उसी का हाथ में आ गई है, वो सभी स्टेट्स को ऑर्डर दे सकती है इमरजेंसी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एडल्ट सफरेज। ऑल एडल्ट सिटीजन अबव 18 आर गिवन द राइट टू वोट। जितने भी सिटीजन हैं कंट्री के अंदर 18 की एज से ज्यादा के, उन सभी को एक राइट दिया गया है, राइट टू वोट। मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं इजीली, बिना किसी दबाव के, ठीक है। ये है इसका एक फीचर। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जब पावर्स को डिवाइड किया गया था तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंडिया की जुडिशरी है, मतलब जो कोर्ट्स वगैरह हैं, उन्हें एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर रखा है। जो हाईएस्ट कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेता है, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट ये वही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिया बोरोड दिस फीचर एस्पेक्ट्स फ्रॉम यूएस। जुडिशियल रिव्यू भी एक इसका फीचर है। इंडिया ने ये फीचर किससे बोरो करा था? यूएस से। द जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड व्हेन इट वायलेट द राइट गारंटीड अंडर द फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके पास पावर है कि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास करा है जिससे क्या हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंच रही है, वायलेट हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहे हैं, तो वो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस लॉ जो उन्होंने बनाया है उसे कैंसिल कर सकती है, नल कर सकती है, वॉइड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे तो हम कर चुके हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। अ सेट ऑफ 10 ड्यूटीज आर, अच्छा वो फंडामेंटल राइट्स देखे थे हमने, अब आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो सभी लोगों के पास है उन्हें इम्प्लीमेंट इंक्लूड किया गया था, जो कि किस आर्टिकल के अंदर दी गई है? 51A। इन्हें आगे चल के अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गए आपके सारे यहाँ तक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब आती है बात डेमोक्रेसी क्या होती है। द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसने डेमोक्रेसी को एज अ वैल्यू रिप्रेजेंट करा था। एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जिसमें क्या जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। द पीपल इलेक्ट द रूलर ऑफ कंट्री एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल। जो लोग होते हैं वो अपने रूलर को चुनते हैं, मतलब प्रतिनिधि को चुनते हैं, और
जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अकाउंटेबल होता है, मतलब उसे उन्हीं जनता के हित के लिए कार्य करना होता है। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देम एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल बाय अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पॉपुलर नोन एज वन मैन वन वोट। जो पीपल लोग हैंगे इंडिया के वो कैसे चुनते हैं, अलग अलग लेवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि उनके पास एक राइट हैगा वन वोट वन राइट का, वन मैन वन वोट का एक राइट हैगा, उसके अकॉर्डिंग ये उन्हें चूज कर पाते हैं। डेमोक्रेसी कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी कंटिन्यूस प्रोग्रेस इन सोसाइटी एंड इट विल सिक्योर पीसफुल पॉलिटिकल चेंज। जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबिलिटी लाती है सोसाइटी में, उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ में हेल्प करती है और एक पीसफुल पॉलिटिकल चेंज स्टेबलाइज कर देती है पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वधर्म समभाव इज अ कंसेप्ट एम्बॉडिंग द इक्वलिटी ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द पैथ फॉलोड बाय ऑल रिलीजन ऑल्दो द पैथ देमसेल्व मे बी डिफरेंट। एक कंसेप्ट हैगा जो सबसे मेन हैगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है, सर्वधर्म समाभाव। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी रिलीजियन है कंट्री के अंदर सभी का अपना अपना महत्व है, सभी अपने अकॉर्डिंग लोग उनको मान सकते हैं, लेकिन जब सबसे ऊपर धर्म की बात आती है तो क्या हो जाता है, सभी का धर्म एक तरीके से कम पड़ जाता है जब नेशन का रिलीजन की बात आती है पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द कंसेप्ट वॉज एम्बेरिश्ड बाय पुण्याश्लोक अहिल्या देवी होलकर। शी बिल्ट मस्जिद, हिंदू टेम्पल, बुद्ध विहार एंड टॉट सर्वधर्म संभाव एंड पेट्रोलिज्म। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जो पुण्याश्लोक अहिल्या देवी होलकर नाम की एक लेडीज थी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कैसे दिया था, उन्होंने मस्जिद भी बनवाई थी, हिंदू के टेम्पल्स भी बनवाए थे, बुद्ध विहार भी बनवाए थे, और उन्होंने ये वाला कंसेप्ट सभी को दिया था। The concept originated with Sri Ramakrishna and Swami Vivekanand but was popularized by Mahatma Gandhi। और ये कॉन्सेप्ट किनसे निकला था, जो ये श्री रामाकृष्ण थे और स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से जन्म दिया था, बट इसे पॉपुलराइज किसने करा था, महात्मा गांधी ने इसे ज्यादा पॉपुलराइज किया था। ठीक है, सर्वधर्म संभव is a unique concept of India secularism with emerged in independent India under the impact of Gandhian thought rooted in Hindu culture and tradition। सर्वधर्म संभावना एक कंसेप्ट है जो कि इंडियन सेक्युलरिज्म में इमर्ज हुआ था, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से अपनाया था इंडिया के लोगों ने, किसको देखकर, जो गांधीयन थॉट मतलब गांधीवाद की जो एक तरीके से भावना थी उसको, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लोगों ने इसे अपनाया था। The term सर्वधर्म संभव in Hindi, India's dominant language, means literally equal respect of all religion। क्या मतलब है सर्वधर्म संभव का, कि जितने भी रिलीजन है पूरी कंट्री में उन सभी का सभी बराबर हैं, सभी का एक समान आदर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरा, इसीलिए इसके ऊपर इतना बड़ा दे रखा है। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आप लोगों पर। सर्वधर्म संभव is termed as a given equal right to all religion because they are only part to take us to God and some spiritual goals। सर्वधर्म संभव जो टर्म है उसका मतलब क्या है, उसने बताया था कि सभी जितने भी रिलीजन है उन सभी की इक्वल रिस्पेक्ट है, मतलब समान उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है जो कि हमें गॉड तक या फिर हमारी आत्मा को भगवान तक पहुंचाता है। ठीक है, गांधी जी बिलीव दैट रिलीजन इज अ सोर्स दैट वुड इंटीग्रेट द नेशन टुगेदर रेदर देन डिवाइडिंग देम। एवरी रिलीजन आस्क्ड इट्स डिसिपल्स टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन एंड टू नॉट प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। गांधी जी बिलीव करते थे कि एक रिलीजन ही ऐसा चीज है जो कि नेशन को बांट रहा है, तो उन्होंने अपने डिसिपल्स को कहा था कि हमें कोई भी रिलीजन को अलग अलग नहीं समझना है, सभी को एक समान समझना है और आप लोगों को सभी की रिस्पेक्ट करनी है और नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना है। इट इज बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये माना जाता है कि सभी जितने भी लोग हैं सभी के पास अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का राइट हैगा। दे वांट टू चूज एंड आइडेंटिफाई देमसेल्फ टू बी बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन एंड वर्शिपिंग अ पर्टिकुलर गॉड एज ऑल आर द सेम। सभी लोगों के पास राइट है कि वो अपने रिलीजन को पहचाने और किसी भी भगवान की पूजा करे, क्योंकि सभी के लिए उन सब के लिए सभी भगवान बराबर हैं। All religion are equally valid ways for knowing the God or truth. Thus, our constitution provide provision of freedom to practice and propagate religion। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन, मतलब तभी अमेंडमेंट के साथ एक ये राइट लाया गया था, ड्यूटी राइट एक तरीके से हम कह सकते हैं लाया गया था, कि फ्रीडम हैगी लोगों के पास किसकी, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health in
आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिज्म क्या होता है। तो यू मे बी अवेयर दैट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैव बीन इनहेरिटेंट इन इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो इंडिया की सोसाइटी थी उसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब असमानताएं बढ़ रही थी, राजनीतिक असमानताएं और आर्थिक असमानताएं बढ़ रही थी। विच इज वाई सोशलिज्म हैज बीन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एम्ड एट प्रोमोटिंग सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू एंड ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक अमेंडमेंट के साथ एक एम बनाया अपना कि हम सभी का एम क्या होना चाहिए कि जो ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, उसे खत्म करना है। Our constitution direct that government and people to ensure a planned and coordinated social development in all field। हमारे गवर्नमेंट को और लोगों को क्या इंश्योर करना चाहिए कि सभी फील्ड में जितने भी एक तरीके से लेवल्स हैं, जो भी जगह है, हर जगह कोऑर्डिनेट करना चाहिए किन लोगों को किस चीज में, सोशल डेवलपमेंट में। मतलब सभी का एक तरीके से समान इक्वलिटी रखनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो चाहे वो सोशल लेवल पर हो। इट डायरेक्ट टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन फ्यू हैंड। और जो वेल्थ है मतलब वो पैसा है और पावर है कुछ ही हाथों में नहीं रहनी चाहिए, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड प्रोविजन दैट डील विद इनइक्वालिटी इन चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की जो पॉलिसी है मतलब एक तरीके से रूल्स हैं उनमें भी एक प्रोविजन है इनइक्वालिटी से रिलेटेड इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट। अब स्टार्ट होती है हमारी यूनिट नंबर 2। सबसे पहले इसमें टॉपिक है हमारे पास जस्टिस क्या होता है। जस्टिस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जस्टिस मीन्स टू गिव ईच एंड एवरी पर्सन व्हाट दे डिजर्व। जस्टिस का मतलब एक तरीके से क्या होता है, हर पर्सन को वो देना जो वो डिजर्व करते हैं, वो कहलाता है जस्टिस। जस्टिस एंड फेयरनेस आर क्लोजली एसोसिएटेड टर्म विच आर समटाइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जस्टिस और फेयरनेस इन दोनों को हम एक तरीके से आपस में मिलती जुलती टर्म मान सकते हैं और एक दूसरे की प्लेस पर कई बार हम इन्हें यूज भी करते हैं। फेयरनेस का मतलब तो आप सभी को पता ही है, सब के लिए समान अधिकार, फेयर व्यू होना चाहिए सभी के लिए, वही होता है जस्टिस। The mentioning of justice in the preamble intend not only to create an environment in which social, economical and political justice is assured, but also to work positively against any form of discrimination existing in society based on caste, community, race, religion और otherwise। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल मतलब उसमें अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये सिर्फ ये नहीं देखा गया था कि सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए, उसमें ये सभी चीजें देखी गई थी कि किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर और सभी लोगों को इक्वली राइट्स, इक्वली वर्क करने का राइट मिलना चाहिए। उनका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इन सभी के बेसिस पर कोई भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। The ideal of justice, social, economical and political was adopted from Russian Revolution। बट जो जस्टिस को हमने 3 फॉर्म में बांट रखा है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसे हमने कहां से लिया था, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें से हमने इसे अडॉप्ट करा था। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ जस्टिस। 3 टाइप के जस्टिस मैंने बताया आपको, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस डिनोट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, फेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सोशल जस्टिस कहता है कि सभी लोगों का इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, कोई भी कलर हो उनका, किसी भी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी सेक्स हो एंड सो ऑन, चाहे कुछ भी हो, उन सभी का इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए। इट मीन्स द अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट द सेम टाइम मेकिंग प्रोविजन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड वुमेन। ये बोला किसी भी सेक्शन को किसी भी टाइप का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, मतलब कोई भी ऊपरी फायदा नहीं मिलना चाहिए कि ये ऊंची कास्ट से है। और ये भी ध्यान रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो हमारी बैकवर्ड सेक्शन है, जो कि एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको एक उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजर्वेशन कर दिया गया कि इन लोगों को पहले देना चाहिए, जिससे जो ये बैकवर्ड हो रहे हैं, मतलब पिछड़ते जा रहे हैं, वो इनका बैकवर्ड खत्म हो जाए। और वुमेन के लिए भी स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? तो इकोनॉमिक जस्टिस मींस प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड रिमूविंग इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज।
इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है, सभी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब कमाने की एक तरीके से इकोनॉमी में हम क्या समझते हैं कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी रहनी चाहिए, मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब हम किसी से काम करवा रहे हैं तो किसी को ज़्यादा या किसी को कम पैसा नहीं देना चाहिए कि ये सिर्फ उस बेसिस पर कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। और जितनी भी इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज है, मतलब इससे ये कास्ट सिस्टम वगैरह है, उन्हें खत्म करना चाहिए। इट इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस को हम एक तरीके से सोशल जस्टिस की फॉर्म में ही समझ सकते हैं। Economic justice means there should be economic equality among everyone in the society. There should not exist any inequality among individual based on their economic status. लोगों के बीच में उनके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज इकोनॉमिक स्टेटस। कोई भी अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटी से रहना नहीं चाहिए, ठीक है। Economic status of any person should not be responsible for lack of opportunities provided to him. किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए कि इसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है उसके लिए, ठीक है। ये कहलाता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। क्या होता है, तो पॉलिटिकल जस्टिस इज दैट एवरीवन हैज एन इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन पॉलिटिक्स विदाउट प्रेजुडाइज। पॉलिटिकल जस्टिस ये कहता है कि सभी लोगों के पास इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल में इंगेज होने की, मतलब पॉलिटिक्स में एक तरीके से सम्मिलित होने की। इट मीन्स दैट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट प्रोसेस। मतलब सभी लोगों के पास पॉलिटिकल ऑफिस में जाने की इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, मतलब किसी को उसकी कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग इन पॉलिटिकल ऑफिसेज में नहीं जा सकते, ये सारी चीजें। और इक्वल इन्वॉल्वमेंट, मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है, चाहे वोटिंग का हो, चाहे कोई डिसीजन मेकिंग का हो, उसमें सभी की इक्वल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल पीपल हैव इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। यही है सारा, मैंने आपको समझा दिया। ये हो गया पॉलिटिकल जस्टिस हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा कंसेप्ट यूनिट नंबर 2 में, वो है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है आगे अभी हमें पढ़ना है, देखिए। Expression is a matter of liberty and right. The liberty of thought and right to know the source of expression. Free speech is live wire of the democracy. Freedom of expression is integral to expansion and fulfillment of individual personality. Freedom of expression is more essential in democratic setup of state where people are sovereign rulers. लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी का मतलब हो जाता है हमारा एक तरीके से सभी को समानता का अधिकार, सभी के लिए समानता होना, ये कहलाता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी को हम एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं, अगर हिंदी में इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, मनचाहा काम करने की और चाहे मनचाहा चाहे जाने की, मतलब हर चीज से रिलेटेड एक तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं लिबर्टी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड राइट, मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी राइट को जान सकते हैं, ये भी हमारे पास एक लिबर्टी है। फ्री स्पीच की, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी लिबर्टी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कोई भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं, उसकी हमारे पास पूरी लिबर्टी है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मोर एसेंशियल, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रीएम्बल प्रिस्क्राइब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एज अ वन ऑफ द कोर वैल्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस किस चीजों की लिबर्टी के बारे में बताया, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। These have to be assured to every member of community. जो जितने भी लोग इस कंट्री में रहते हैं उन सभी के पास ये सारी लिबर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। इट हैज बीन डन सो बिकॉज द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनिमल राइट विच आर एसेंशियल फॉर फ्री एंड सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। ये किस लिए किया गया था, क्योंकि डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये सारे राइट्स लोगों को नहीं दिए जाते। लिबर्टी ऑफ थॉट में क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में मतलब हम कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ बिलीफ ऑफ फेथ, मतलब इसमें हम किसी पर भी कैसा भी विश्वास कर सकते हैं, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और लिबर्टी ऑफ वर्शिप, मतलब किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ये सारे आते हैं हमारे लिबर्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। इक्वलिटी का मतलब तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को मना नहीं कर सकती किसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ से रिलेटेड सभी इक्वलिटी होंगी
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और लॉज को प्रोटेक्ट करने की भी उनके पास एक तरीके से इक्वलिटी होगी। इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि सभी के ऊपर जो लॉ कानून बनेगा वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कोई भी उनमें पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिवाइड नहीं करेंगे कि इन कम पैसे वाले लोगों पर ये कानून अप्लाई होता है, ज्यादा पैसे वालों पर ये होता है, या इस कास्ट के लोगों पर ये कानून अप्लाई होता है, इस कास्ट के लोगों पर ये होता है। ये कुछ भी उसमें नहीं माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का एक तरीके से रूल करना। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन जो बेस होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं आता। कानून बना है तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। No discrimination on the basis of race, caste, sex or place of birth. The state cannot discriminate against a citizen on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. जो स्टेट का मतलब यहाँ होता है कंट्री से मतलब होता है स्टेट का, कि जो कोई भी पर्सन हैगा उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पर? कि वो इस रिलीजन का है, इस कास्ट का है, इस रेस का है, इस सेक्स का है, या इस जगह पर उसका बर्थ हुआ है। दिस इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वलिटी। ये नेसेसरी किस लिए है? सोशल इक्वलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए ये जरूरी है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज इक्वल एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और इन यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स और रोड्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया के जितने भी सिटीजन है सभी के पास, चाहे वो किसी भी शॉप पर जाएं, चाहे किसी रेस्टोरेंट पर, चाहे किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस पर, चाहे कोई कुआं यूज करें, चाहे कोई टैंक यूज करें, चाहे कोई रोड यूज करें, उनके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कहता है हमारा इक्वलिटी। Equality of opportunity to all citizens in matter of public employment. The state cannot discriminate against anyone in the matter of public employment. All citizens can apply and become employee of the state. मतलब सेंट्रल से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब्स वगैरह हैं उनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये इस कास्ट का पर्सन है, इसको हम इस जॉब के लिए नहीं रख सकते। जो लोग एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लॉय बन सकते हैं। मेरिट्स एंड क्वालिफिकेशन विल बी बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेरिट्स और क्वालिफिकेशन, मतलब मार्क्स और उनके एबिलिटी के बेसिस पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहिए। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस राइट। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर सिटीजन बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBCs। इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? मतलब कुछ लोगों के लिए प्रोविजंस अलग से बनाई गई हैं। जो कुछ कास्ट के लोग होते हैं जैसे कि SC, ST और OBC, इनको कुछ प्रोविजंस, रिजर्वेशन दी गई हैं पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो छुआछूत होती है उसे खत्म करना। मतलब अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी को यूज करता हुआ पाया गया, मतलब अनटचेबिलिटी के बेसिस पर कोई भी विवाद हुआ या कोई भी बात हुई, तो वो पनिशेबल होगा लॉ के द्वारा। ये कहता है हमारा एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है फेटर्निटी। फेटर्निटी में डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, तीन चीजें आती हैं। विषय समझते हैं। फेटर्निटी क्या होता है? तो देयर आर ऑल्सो अ कमिटमेंट मेड इन प्रीएम्बल टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ फेटर्निटी दैट स्टैंड फॉर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और चीज के बारे में प्रमोट किया था, फेटर्निटी। फेटर्निटी होती क्या है? मतलब सभी जितने भी लोग हैं उनके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए कॉमन ब्रदरहुड की, सभी लोगों के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ फेटर्निटी अ प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडिया स्टैंड डिवाइड। अगर फेटर्निटी नहीं होगी तो क्या होगा? जो एक इंडिया की सोसाइटी है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। देयरफॉर टू गिव मीनिंग टू ऑल आइडियल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, द प्रीएम्बल लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन फेटर्निटी। इसीलिए जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फेटर्निटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि फेटर्निटी सबसे पहले स्टेबलाइज हो, तभी कोई भी जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी कुछ भी स्टेबलाइज हो सकता है। In fact, fraternity can be realized not only by abolishing untouchability amongst different sections of community, but also by abolishing all communal or sectarian or even local discriminatory feeling which stand in the way of unity of India. फैटर्निटी तभी हम हासिल नहीं कर सकते कि अगर हम एबोलिश कर दें अनटचेबिलिटी को सेक्शंस के बीच में, सोसाइटी के और कम्युनिटी के बाकी सारी चीजों से।
अगर हमें फ्रेटर्निटी को स्टेबलाइज करना है तो हमें लोगों के अंदर भावना डालनी पड़ेगी कि आप लोगों को कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। अगर फीलिंग नहीं होगी तो अपने आप ये सारी चीजें नहीं होंगी। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ डिग्निटी में क्या आता है, तो प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इट इज एसेंशियल टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट which democracy can not function. It ensure equal participation of every individual in the process of democratic governance. डिग्निटी का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो जितने भी डिसीजन ले, कोई भी प्रोसेस हो रही है उसकी, उसमें सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये कहलाता है हमारा डिग्निटी। तो फ्रेटर्निटी को बनाने के लिए हमें डिग्निटी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिग्निटी के बाद आती है हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। तो एज वी हैव सीन अबव, फ्रेटर्निटी आल्सो प्रमोट वन ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन to maintain the independence of the country intact. The unity and integrity of nation is very essential. Therefore, the stress has been given on for fostering unity amongst all the inhabitants of country. Our constitution expects from all the citizens of India to uphold and protect the unity and integrity of India as a matter of duty. फेटर्निटी को बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ने किस चीज पर जोर दिया, यूनिटी और इंटीग्रिटी, नेशन की यूनिटी पर जोर दिया कि सभी लोग एकजुट होकर एक साथ होकर कोई भी काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा पूरे नेशन के लिए। ये क्या कहलाता है हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए दोस्तों, यहां तक ये आपकी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गई है हमारी सिर्फ एक यूनिट, यूनिट नंबर 3। उसे भी हम देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एशियंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। अब ये कहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो राइटियसनेस मतलब सभी को समान अधिकार मिल गए, सभी ड्यूटी कॉन्शियस हो गए, मतलब सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझने लगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो एशियंट इंडिया था, उसमें क्या होता था, उसमें कैसे ये सब चीजें मानी जाती थी, उसे हमें देखना है कैसे वो इसे दर्शाता है। तो सब पहले आता है हमारा धर्म। धर्म क्या आता है, धर्म और द प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस इज द सुप्रीम ऑफ दी। जो धर्म था पहले, जिसे अभी हम राइटियसनेस कहते हैं, राइटियसनेस का प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है जो राइटियसनेस का। राइटियसनेस क्या होता है, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। वो पहले क्या था, उसे पहले जमाने में कहते थे धर्म। तो धर्म सुप्रीम था, मतलब सबसे ऊपर था। किनमें, पुरुषार्थ धर्म is the Indian tradition is different from Western concept of religion. The word religion has been derived from Latin root religere which means to connect. जो रिलीजन वर्ड है, धर्म का जो इंग्लिश मीनिंग होता है रिलीजन, वो कहां से डिराइव किया गया था, लेटिन वर्ड है रिलीजर, उससे डिराइव किया गया था, जिसका मतलब क्या था, टू कनेक्ट, मतलब जोड़ना। In this sense, religion is a set of principles which connect human being with God or which connect this worldly and the debt worldly. तो रिलीजन का हम क्या मतलब समझ सकते हैं, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल मतलब कुछ सिद्धांतों का सेट होता है जो कि क्या करता है, ह्यूमंस को गॉड से कनेक्ट करता है। देयरफॉर रिलीजन एसेंशियली हैज सम नोशन ऑफ गॉड्स और सम अदर सुप्रीमेंटल एंटिटी, सुपरनेचुरल एंटिटी। तो रिलीजन क्या है, एक एसेंशियल है, किस लिए, नोशन ऑफ गॉड्स और दूसरी जो भी ये बड़ी पुण्य आत्माएं हैं उन सभी के लिए। इट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिपिंग, ये एक तरीका है क्या करने का, वर्शिपिंग करने का, मतलब पूजा पाठ करने का। ऑन द अदर हैंड, डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट धर विच कैनॉट टू सस्टेन, सपोर्ट और अपहोल्ड, धर्म हैज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग। ये तो हमने देख लिया कि इंग्लिश में रिलीजन रिलीजर वर्ड से ड्राइव हुआ था, उसका क्या मतलब था। अब अगर हम हिंदी में देखें तो धर्म जो है वो धर वर्ड, जो संस्कृत का वर्ड है धर, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट, सस्टेन और कैनॉट्स करना, मतलब जुड़ना किसी से। धर्म हैज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग, धर्म के कई सारे मीनिंग होते हैं। इट इज द एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ समथिंग और ऑफ थिंग इन जनरल एंड द सिग्निफाइज ट्रूथ। ये एक सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई दर्शाता है। इट इज दैट विच इज स्टेबलाइज्ड, कस्टमरी, प्रॉपर एंड देयरफॉर मींस ट्रेडिशन। ये स्टेबलाइज्ड है, कस्टमरी है, मतलब पूरे तरीके से, एक तरीके से अपनाया गया है। तो इसका और क्या मतलब हो जाता है, ट्रेडिशनल है, ये सेरेमनल है। इट इज वंस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपेरेटिव एंड देयर बाय मॉरल ऑब्लिगेशन है। ये सभी की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपेरेटिव है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म मॉरल ऑब्लिगेशन है। इट इज दैट विच इज राइट, वर्टियस, मेरिटियस एंड अकॉर्डिंगली एथिकल। और हम इसे क्या क्या कह सकते हैं, ये राइट है, वर्टियस है, मेरिटियस है और अकॉर्डिंगली एथिकल है। एंड इट इज दैट विच इज रिक्वायर्ड, प्रिसेप्टेड और परमिटेड थ्रू रिलीजन, अथॉरिटी एंड दस लीगल।
तो इसीलिए हमने इसे लीगल समझ लिया और सभी को रिलीजन की अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, आगे भी इसका दिया गया है, द वर्ड धर्म पास्ड थ्रू सेवरल ट्रेडिशन ऑफ मीनिंग एंड अल्टीमेटली इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट कम टू बी द प्रिविलेज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैन ऑफ द कास्ट एज अ पर्सन इन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। ये कहा गया है धर्म कई सारे ट्रांजिशन से, मतलब कई सारे मीनिंग से गुजरा है, और उसके बाद जो इसका सबसे अच्छा मीनिंग निकाला गया है वो क्या है, ये एक तरीके से प्रिविलेज है, फायदा है, ड्यूटीज है, मतलब लोगों की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, मतलब एक तरीके से लोगों के ऊपर लाइबिलिटी है कि सभी कास्ट के जो लोग हैं वो किसी ना किसी की वर्शिप करेंगे, और उन सभी को इसके बारे में बताया गया है। वी फाइंड वेरियस फॉर्म ऑफ धर्म इन द सेंस ऑफ ड्यूटी इन एशियंट इंडिया। हमने कई सारी फॉर्म फाइंड करी है धर्म की एशियंट इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी, जो उन्होंने लोगों ने माना है कि ये हमारी ड्यूटी है। जैसे कि सामान्य धर्म, सम जनरल रूल विच आर यूनिवर्सल इन नेचर लाइक ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन स्टीलिंग। कुछ सामान्य धर्म थे, मतलब सभी धर्मों में पाए जाते थे। क्या क्या रूल थे, जैसे कि यूनिवर्सल इन नेचर में, जो पूरे विश्व में यूनिवर्सल थे, ट्रूथ मतलब सच होना चाहिए सभी में, नॉन वायलेंस अहिंसा नहीं, मतलब अहिंसा होनी चाहिए, और नॉन स्टीलिंग किसी के मन में कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य धर्म थे, मतलब सभी धर्मों में पाए जाते थे। फिर राजधर्म थे कुछ, मतलब जो किंग की ड्यूटीज थी वो राजधर्म कहलाती थी। स्त्री धर्म थे जो वुमेन्स की ड्यूटी थी। दंपत्य धर्म थे जो कि किसकी थी, हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटी थी। वर्ण धर्म थे जो कि वर्णास के ड्यूटीज थी। आश्रम धर्म थे जो कि डिफरेंट स्टेजेस, जो लाइफ जैसे जैसे चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग कुछ धर्म होते हैं, वो कहलाते हैं आश्रम धर्म। और आपात धर्म क्या थे, जो कि किसी इमरजेंसी पीरियड में क्या धर्म होता है, क्या ड्यूटी होती है लोगों की, वो कहलाता है आपात धर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा धर्म के बारे में कंप्लीट, कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो लोग इन सभी ड्यूटीज को कैसे फॉलो करते थे। अब आएगा हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स तो मैंने आपको बता दिया है, ड्यूटीज की आज हमें बात करनी है। अब आर्टिकल 51A में सबसेक्शन ए से लेकर के तक में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के लोग हैं उनकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नंबर 1 हैगी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होंगे। सभी इसके आइडल कौन कौन है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उन्होंने जो फ्रीडम के बारे में बताया है उसे मानेंगे, उसे फॉलो करेंगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवर्निटी को, यूनिटी को, एकता को और इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे। फोर्थ, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को बचाने के लिए जब भी कोई किसी को बुलाया जाएगा तो उसे जाना होगा, कंट्री को बचाना पड़ेगा और अपनी सर्विस देनी पड़ेगी नेशन के प्रति, मतलब देश के प्रति। नेक्स्ट है फिफ्थ ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससीलिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। क्या बोला गया है, प्रमोट करेंगे किस चीज को, सभी लोग एक दूसरे में फैलाएंगे क्या, भाईचारे की भावना। कोई भी रिलीजन, लैंग्वेज और सेक्शन के बेसिस पर किसी भी को डिवाइड नहीं करेगा, सभी एक समान रहेंगे, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे और वुमेन हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कल्चर है उसे संभालेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे। सेवंथ, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर। किन चीजों को बचाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को और वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है। एट ड्यूटी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक तरीके से वैज्ञानिक नई नई चीजों का उपयोग करके पूरे सभी के लिए फायदेमंद चीजों का आविष्कार करेंगे। ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस।
जो पब्लिक प्रॉपर्टी है मतलब सभी लोगों की प्रॉपर्टी है, उन सभी को संभाल के रखेंगे, कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई हिंसा का पालन नहीं करेगा। 10th है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी शो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट। सभी लोग उसी दिशा में काम करेंगे जिस दिशा में काम करने से जो नेशन है, कंट्री है, उसका डेवलपमेंट हो, वो आगे बढ़ती रहे, उसी तरीके से सभी को काम करना है एकजुट होकर। नेक्स्ट है कि 11th, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस मे बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन जो भी है वो अपने बच्चे को, जो कि 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा होगा, उसे कैसे भी करके एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें एजुकेशन से अलग नहीं रखेंगे। शिक्षा का अधिकार सभी को है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाएंगे कैसे भी करके। ये बोला गया है 11th ड्यूटी के अंदर। ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी एक आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर इनका कोई पालन ना करे तो उसके लिए क्या चीजें अवेलेबल है, क्या लीगल स्टेटस है, वो देखना है हमें जुडिशियल अप्रोच के अंदर। देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सिबल एंड नॉन जस्टिफिएबल। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो नॉन इन्फोर्सिबल है और नॉन जस्टिफिएबल है। मतलब इनके लिए कोई भी एक तरीके से किसी पर प्रेशर नहीं बना सकता। ये ड्यूटी हैंगी लोगों की, लेकिन इसके लिए कोई भी लॉ वगैरह प्रेशर नहीं डाल सकता है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटी। इन ड्यूटीज को डायरेक्टली इन्फोर्स करने के लिए, मतलब लोगों से पालन करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं दी है। इट मीन्स दैट नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड बाय कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर कोई वायलेट करता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी कोर्ट के द्वारा। इन दिस रिगार्ड फंडामेंटल ड्यूटीज आर लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ पार्ट 4। इसीलिए हम इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं स्टेट पॉलिसी के, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द नीडी टू ओबे फंडामेंटल ड्यूटीज। The Supreme Court of India issued a notice in 1998 to Government of India inquiring about its plan to teach fundamental duties to citizen of India। सभी लोग इन ड्यूटीज का पालन करें, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसने एक नोटिस दिया था 1998 में गवर्नमेंट में, किस बारे में, कि सभी लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एजुकेशन दी जानी चाहिए। In response to this notice, Government of India established a committee under the chairmanship of Justice J.S. Verma Committee, known as Verma Committee, on fundamental duty of citizen to examine operational aspects of fundamental duties and recommended steps which can be teach and educate people about the need to obey fundamental duties। इसी के जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके रिस्पॉन्स में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमेटी बिठाई। किसके, क्या नाम था कमेटी का? वर्मा कमेटी, जो कि किसकी चेयरमैनशिप में? जेएस वर्मा की चेयरमैनशिप में। इसमें क्या एग्जामिन किया गया कि क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने के, वो लोगों को सिखाने चाहिए जिससे वो इन्हें फॉलो करें। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड नेशन बट mere लेजिस्लेशन इज नॉट इनफ टू फुलफिल देम। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो फाउंडेशन होती हैं सोसाइटी की, नेशन की, मतलब देश के लिए और सोसाइटी के लिए एक तरीके से बेस होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। बट सिर्फ लेजिस्लेशन से इन्हें पूरा करना काफी नहीं है। एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। इन रूल को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा अगर हमें इन्हें फुलफिल करवाना है तो। दैट इज वाई इफ फेवरेबल एटीट्यूड एंड कमिटमेंट टू ओबे ड्यूटी आर क्रिएटेड अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कि कैसे पॉसिबल है? सिर्फ अगर हम लोगों के बीच में इसकी भावना को जगा दें, एटीट्यूड और कमिटमेंट है लोगों का वो बढ़ा दें इन ड्यूटीज के प्रति, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ इंडिया कंसिडरिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, वर्मा कमेटी हैड आइडेंटिफाई फ्यू एग्जिस्टिंग एक्ट बाय विच अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच ड्यूटी कैन बी अकम्प्लिश्ड। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड वर्मा कमेटी ने कुछ प्रॉपर किन चीज का एक्ट्स का इम्प्लीमेंट किया जो कि इस इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से? तो देखिए, नंबर 1 है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, मेंबरशिप ऑफ एनी मेंबर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजेक्टेड इफ ही और शी फाउंड इन्वॉल्व्ड विद करप्ट एक्टिविटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी मेंबर
पार्लियामेंट, इंडिया पार्लियामेंट का या किसी भी लेजिस्लेचर का कोई करप्ट काम करता पाया गया तो उसे उसकी जो पोस्ट हैगी, मेंबरशिप हैगी, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड था द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट 1967। इसमें क्या गया, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया मस्ट बी बैंड इन व्यू ऑफ मेकिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो लोगों को बांट रही है, ऐसी कोई भी सोसाइटी जो स्टेबलाइज होना चाहेगी सोसाइटी के अंदर, उसे बैन किया गया। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ऑफेंडर्स हु प्रीच एंड प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी मस्ट बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। कोई भी लोग जो बदले की भावना जगाएंगे, छुआछूत की भावना जगाएंगे, उन्हें पनिश किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसे इंप्लीमेंट किया गया। इट एम एट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एंड द पेरिशिंग एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी एनिमल, बर्ड और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और ये प्रोहिबिट किया गया, कोई भी एनिमल्स की इलीगल ट्रेडिंग नहीं किया करेगा। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। बाय दिस एक्ट इंसल्ट एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम, फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लैंड हैज बीन फर्मली प्रोहिबिटेड। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या, कोई भी पर्सन अगर नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी लैंड पर, मतलब किसी भी स्थान पर डिसरिस्पेक्ट करता या इंसल्ट करता पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। ये था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। नेक्स्ट सिक्स्थ एक्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। द एक्ट स्ट्रांगली प्रोहिबिट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट कीपिंग इन माइंड इट्स इंक्रीजिंग डिकार्डेशन। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोला गया, कोई भी अगर नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करता, मतलब नुकसान पहुंचाता पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। ये ध्यान में रखना है कि ये डिग्रेडेशन, ये ध्यान में रखते हुए कि वो नेचर को हानि पहुंचा रहा था, और ये भी प्रोहिबिट किया गया कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये एक्ट इंप्लीमेंट किए गए लोगों के अंदर क्या करने के लिए, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा पूरा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होता है। जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जो भी आपके सिलेबस में थे, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको सभी ये चीज़ें इतनी डिटेल में समझा रखी हो। तो मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।